चलिएगा, आइएगा, शुरुआत करते हैं। संवेग से इससे पहले जो भी क्लास है सारा यूट्यूब पे अपडेट है, यूट्यूब पे जाके जो है कि देख सकते हैं। संवेग तक छोड़े थे, लास्ट आके यहाँ तक जो है कि स्टॉप किए थे। इससे आगे जो है कि बात करते हैं, संवेग से बात करते हुए बातों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। संवेग क्या बोलता है? किसी वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब संवेग का मतलब होता है वस्तु का क्या द्रव्यमान है और उसका क्या वेग है, इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को संवेग कहते हैं। मतलब कि P बराबर क्या हो गया, मास इंटू जो है कि आपको वेलोसिटी जो है कि आपको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी जो है कि आपको हो जाएगा। और संवेग कैसी राशि है? संवेग सदिश। संवेग जो है कि एक सदिश राशि है, और जिसकी जो है कि आपको, जिसमें जो है कि दिशा, वेग की दिशा जो है कि आपको होती है। और प्रत्येक जो है कि गतिमान वस्तु संवेग जो है कि आपको होता है। प्रत्येक गतिमान वस्तु में क्या होता है? संवेग जरूर होता है। और वह संवेग का ऐसा मात्रक की बात करेंगे, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर किलोमीटर पर प्रति सेकंड सेकंड। होता है। किलोमीटर पर किलोमीटर सेकंड होता है। जी, क्या होता है? किलोमीटर प्रति किलोमीटर सेकंड। प्रति सेकंड जो है कि आपको होता है ना। अब आते हैं, अब आगे देखिए क्या बोलता है। संवेग परिवर्तन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर पर लगे जो है कि आपको बाह्य बल के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन सदैव जो है कि आपको बल की दिशा में ही जो है कि आपको होता है। और यह न्यूटन के गति का दूसरे नियम का जो है कि एक अनुरूप जो है कि आपको माना जाता है ना। किसके रूप में? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम का एक अनुरूप में जो है कि आपको माना जाता है। मतलब बल जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय का जो है कि आपको होता है ना। और इसी में जो है कि यदि m जो है कि आपको द्रव्यमान का कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है कि u है, और उसका जो है कि प्रारंभिक जो है कि संवेग क्या होगा? तो m वस्तु का द्रव्यमान है, और जो है कि आपको प्रारंभिक वेग जो है कि u है, तो mu जो है कि आपको होने वाला है। और t समय तक जो है कि वस्तु पर जो है कि बल लगने पर जो है कि आपको f के कार्य करने की जो है कि अंतिम वेग जो है कि क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। अर्थात संवेग में जो है कि अर्थात जो है कि आपको अंततः वस्तु में जो है कि अंतिम वेग क्या हो जाएगा? तो m भी जो है कि आपको होने वाला है। संवेग में परिवर्तन क्या होता है? एम भी माइनस एम यू जो है कि आपको इसका परिवर्तन जो है कि आपको होता है। आइए, अब तो खत्म है लग रहा है चैप्टर, नहीं होगा, थोड़ा सा और होगा, है ना। आते हैं, बट ये टी भी होता है ना सर? हाँ, ये होता है अंततः जो है कि आपको क्या होता है? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एम भी माइनस एम यू, है ना। बाई जो है कि क्या हो गया? जो समय लगा उसको जो है कि आपको टी जो है कि आपको समय के लिए जो है कि आपको ले लिया गया, है ना। समय के लिए जो है कि आपको टी ले लिया गया। और इसका ऐसा स्थिरांक में जो है कि केल्विन का मान क्या होता था? के इक्वल टू 1 जो है कि आपको माना जाता है। और यही एफ बराबर एम ए जो न्यूटन के कौन सा गति से नियम से प्राप्त होता है? एफ बराबर एम ए दूसरे दूसरे गति के नियम से जो है कि आपको प्राप्त होता है। अब आज संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का नियम। यदि दो या दो से अधिक जो है कि आपको पिंडों के जो है कि आपको समुदाय पर कोई जो है कि बाह्य बल कार्य न करे, तो समुदाय का संयुक्त जो है कि आपको संवेग स्थिर अथवा संरक्षित जो है कि आपको बना रहता है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही जो है कि आपको संवेग में परिवर्तन का नियम जो है कि आपको कहा जाता है। अब कार्य क्या बोल रहा है, सब जो है कि चर्चा कर लिए थे पहले ही क्लास में। कार्य क्या बोलता है? यदि किसी वस्तु द्वारा बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन अगर कर दिया जाए, उसकी स्थिति में अगर कोई परिवर्तन कर दिया जाए या उसके आकार में कोई परिवर्तन कर दिया जाए, तो क्या कहलाएगा? तो कार्य जो है कि आपको संपन्न हो जाएगा। उसे ही कार्य जो है कि आपको कहते हैं। यदि बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो, तो किया गया कार्य क्या माना जाएगा? किया हुआ कार्य जो है कि आपको शून्य माना जाएगा। मतलब कि कोई अगर परिवर्तन नहीं होता है तो शून्य जो है कि आपको माना जाएगा, है ना। नहीं माना जाएगा, कार्य जो है कि आपको नहीं माना जाने वाला है। किसी वस्तु पर किए गए जो है कि आपको कार्य का मान लगभग जो है कि बल और बल की जो है कि दिशा में वस्तु का विस्थापन के गुणनफल के जो है कि आपको बराबर होता है। इसलिए कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने बल की दिशा में क्या होता है? बल गुने बल की दिशा में विस्थापन जो है कि आपको होता है। क्या होता है? विस्थापन जो है कि आपको होता है। आगे चलिएगा। यदि यदि किए गए कार्य प्रयुक्त बल और बल की दिशा में विस्थापन को क्रमशः जो है कि आपको किससे? W से, F से और S से जो है कि आपको क्या करते हैं? निर्देशित किया जाता है। इसलिए जो है कि आपको होता है वर्क बराबर कार्य बराबर क्या होता है? F इंटू एस जो है कि आपको होता है। F क्या हो गया? फोर्स हो गया, मतलब बल हो गया। और S क्या हो गया? S हो गया आपको विस्थापन जो है कि आपको हो गया, बल की दिशा में विस्थापन जो है कि आपको हो गया, है ना। इसी को क्या कहते हैं? W बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है ना। एफ एस कॉस थीटा जो है कि आपको होता है ना। और कार्य एक जो है कि आपको कैसी राशि है? कार्य जो है कि एक अदिश राशि है। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है कार्य का? जूल। जूल जो है कि आपको होता है। क्या होता है? जूल जो है कि आपको होता है ना।
यदि एक न्यूटन का बल किसी पिंड को बल की दिशा में 1 मीटर भी स्थापित कर देता है तो उसका किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य 1 जूल जो है कि आपको होगा, अर्थात 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर जो है कि आपको होता है। वही हो गया एफ गुने एस जो है कि बात हो गया, डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया? डब्ल्यू इक्वल टू एफ गुने एस हो गया। शक्ति की बात करेंगे, शक्ति अर्थात जो है कि पावर, किसी मशीन अथवा कर्ता द्वारा जो हम आप जो करते हैं उसके द्वारा, या मशीन हो या कर्ता हो द्वारा किया गया कार्य के दर को क्या कहते हैं? सामर्थ्य, या जो है कि आपको क्या कहा जाता है? सामर्थ्य या शक्ति के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। क्या होता है? कार्य बटा जो है कि आपको समय होता है। यदि कोई कर्ता टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो उसकी जो है कि शक्ति क्या होती है? तो शक्ति इक्वल टू हो जाता है डब्ल्यू बाई टी जो है कि आपको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्य बटा समय हो जाएगा। कितना समय में किया है और कितना कार्य किया है, मतलब कार्य ऊपर जाएगा और समय जो है कि आपको नीचे जाएगा। और शक्ति का एसआई मात्रक की बात करेंगे, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट या जूल प्रति सेकेंड, या इसे जो है कि आपको वाट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वाट भी जो है कि आपको कह सकते हैं। और शक्ति का एक अन्य मात्रक जो होता है इसको अश्व शक्ति कहते हैं। अश्व हॉर्स पावर जो है कि कहा जाता है। और एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट? 746 वाट। 746 वाट जो है कि आपको होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। आते हैं ऊर्जा की बात कर लेते हैं। ऊर्जा मतलब कि एनर्जी, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता उसकी जो है कि क्या कहलाती है? तो ऊर्जा कहलाती है। मतलब वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो उसका क्षमता एफिशिएंसी होता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग ऊर्जा जो है कि आपको कहते हैं। और ऊर्जा के अनेक रूप हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि जो है कि आपको ऊर्जा के रूप होते हैं। और ऊर्जा एक कैसी राशि है? ऊर्जा अदिश है कि सदिश? अदिश राशि है। और इसका एसआई मात्रक की बात करेंगे, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल जो है कि आपको, हाँ जूल जो है कि आपको ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है कि आपको होता है। इसी में यांत्रिक ऊर्जा की बात करेंगे, किसी पिंड के जो है, इस सब तो उस दिन हम चर्चा कर ही दिए थे। किसी पिंड के कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता को प्रदान करने के जो है कि आपको 2 प्रकार में करते हैं। इसी को एक को स्थितिज ऊर्जा कहे और दूसरा को गतिज ऊर्जा जो है कि आपको कहे हैं, है ना? गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसी दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा होगा। मतलब ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो है कि योग क्या हो जाएगा? ये जो है कि यांत्रिक ऊर्जा जो है कि आपको हो जाएगा। और इसी में आपको बताए थे गतिज ऊर्जा बराबर के इक्वल टू क्या बताए थे? के बराबर जो है कि आपको हाफ एम बी स्क्वायर था। क्या था? हाफ एम बी स्क्वायर जो है कि आपको था, है ना? एम क्या था? एम जो है कि मास था। और वी क्या था? वी जो है कि आपको वेलोसिटी था, है ना? वी वेलोसिटी था। आगे चलते हैं और P बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या था? mgh था। क्या था? mgh, जहां m द्रव्यमान था, g का जो है कि गुरुत्वीय त्वरण था, और h से क्या था? h जो है कि आपको हाइट जो है कि आपको था, है ना? हाइट था, द्रव्यमान था। m जो है कि आपको मास था, मास मतलब कि द्रव्यमान था। आइएगा, ये चैप्टर समाप्त था। ये क्वेश्चन आंसर पहले कर ले इसका। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है, किसके नियम के नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम का। चलिएगा, जड़त्व के नियम से जाना जाता है न्यूटन का प्रथम गति का नियम। जड़त्व के नियम से, अगर जड़त्व की जगह गैलीलियो रहेगा तो सही होगा, गलती होगा? अगर गैलीलियो हो यहाँ पे तो तैयो जो है कि आपको सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तब भी जो है कि आपको सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। या लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम को जो है कि आपको कहते हैं। अगला है कि साधारण यंत्र किस व्यक्ति की सहायता करता है? साधारण यंत्र हाँ, गैलीलियो क्या बोले हैं? गैलीलियो का नियम। अच्छा, पीछे चल रहे हैं आप, एक बार कट के आइए फिर से, ठीक है? बल का प्रयोग करके साधारण यंत्र जो है कि आपका, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र जो होता है किसी व्यक्ति का कैसा सहायता करता है? तो उसका जो है कि क्या होता है? यंत्र है मतलब कोई ना कोई जो है कि मशीन है तो उसको काम को जो है कि आपको कम कर देगा, है ना? मतलब कि उसका कम बल का जो है कि आपको क्या कर देगा? कम कर देगा। तो यहाँ देखिएगा, कम बल का प्रयोग करके उतना ही मात्रा में जो है कि आपको काम करना जो है कि आपको कहलाता है। उतना ही मात्रा में काम अधिक तेजी से। अच्छा, तेजी से, यहाँ तेजी का तो कोई बातें नहीं है। यहाँ तो जो है कि यंत्र है तो कोई यंत्र आपके पास रहेगा, है ना? तो आपके पास रहेगा तो क्या हो सकता है? काम को आसान बना सकते हैं, है ना? लेकिन बल का क्या होगा? बल का प्रयोग भी उसमें कम हो जाएगा, है ना? जहाँ पे मेहनत ज्यादा लग रहा था वहां पे कम मेहनत का अब जरूरत होगा। लेकिन अब काम जो है कि बहुत तेजी से थोड़ी ना होने लगा। कि कोई भी काम को आसान बना देना, वही यंत्र हाँ, हो गया आसान ना? बना देना यंत्र वही कहलाता है। वही आपको फास्ट भी करता है ना सर, मतलब
काम को, ये भी है ना। इसमें मशीन की बात यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहा है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। कैसे सहायता कर सकता है? मशीन अगर तेजी से काम करता है तो वो अलग। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्यक्ति की सहायता कैसे करता है? नॉर्मल मशीन। अच्छा, साधारण यहाँ यंत्र देखिए ना, काम यहाँ जो है कि आपको व्यक्ति की सहायता कैसे करता है, क्वेश्चन ये बोल रहा है ना। व्यक्ति की सहायता तब कब करेगा? जब इसका कम बल का प्रयोग करेगा। कौन? व्यक्ति कम बल का प्रयोग करेगा और उतना ही मात्रा में क्या होगा? काम जो है कि आपको हो जाएगा। मतलब छोटा मोटा मशीन के बारे में बोल रहा है। हाँ, छोटा मोटा मशीन के बारे में, जहाँ पे व्यक्ति की सहायता को प्रदान कर रहा है। अगला जी। तीसरा नंबर सवाल, एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव जो है कि आपको तराजू पर खड़ा है, संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू का रीडिंग में क्या इफेक्ट पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ बढ़ेगा। जाएगा। कम कैसे होगा? सांस बढ़ लीजिएगा जाएगा। तो बढ़ेगा, कि अंदर में कोई चीज आपके अंदर प्रवेश कर रहा है तो वजन बढ़ेगा कि अंदर ही घटेगा? तो कैसे, जाएगा। है ना। बढ़ेगा। मतलब कहने का बढ़ मतलब जाएगा। है कि आप अगर जो है कि आप एक मशीन पे खड़ा है वजन करने वाले पे, अगर ये बोल रहा है कि आप सांस अंदर की तरफ लीजिए, मतलब कि गहरा सांस लीजिए, जितना शक्ति उतना अपने अंदर क्या कीजिए? सांसों को भरिए। बढ़ जाएगा। सांसों को भरिएगा तो जो है कि तराजू का रेटिंग जो होगा वो रीडिंग क्या होगा? हाई होगा। मतलब कि जो पहले था उससे कुछ ना कुछ क्या होगा? भरा हुआ महसूस जो है कि आपको प्राप्त होगा। ठीक है। और वही अगर छोड़ देंगे तो जो आपका स्थिति था फिर से वहीं पर जो है कि क्या होगा? रीडिंग ले आके छोड़ देगा आप। ठीक है, आगे चलते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बल पे काम करता है। अपकेंद्रण के जो है कि आपको काम करता है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे जो है कि आपको वॉशिंग मशीन जो है कि आपको काम करता है ना। लेकिन दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन किस बल के सिद्धांत पे काम करता है? ये भी अपकेंद्रण। यह भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे ही काम करता है। कैसे बल पे? अपकेंद्रीय बल की मतलब केंद्र की ओर जो है कि आपको लगता है ना। अपकेंद्रीय मतलब क्या? अपकेंद्रीय मतलब केंद्र की बाहर की ओर लगेगा। अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र के अंदर की ओर जो लगने वाला जी बल सर, होगा वो अभिकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल मतलब होगा। अंदर की ठीक ओर। ना। जैसे रोड का जो है कि आपको, हाँ बोलिए। वो मौत अभिकेंद्र वाला कुआं वाला था। नहीं, हाँ, मौत अभिकेंद्रीय का कुआं मतलब कि केंद्र के बाहर ना सर। मौत का कुआं भी अपकेंद्रीय शायद होता है, लेकिन कोई भी गाड़ी वगैरह होता है ना, वो जो मतलब मोड़ पे मुड़ता है तो उसमें अभिकेंद्रीय लगता है। देखिए, अभिकेंद्रीय का मतलब होता है, क्या होता है? मतलब होता है केंद्र के बाहर का बल। केंद्र इसी की को ही बाहर हम की लोग ओर जो बल लगते अपकेंद्री हैं, बल भी कहते हैं। अपकेंद्रण के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। केंद्र की बाहर की ओर लग रहा है ना, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं, ना कि अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, है ना। अपकेंद्रीय बल कहते हैं। देखिएगा यहाँ लिखा भी हुआ है, देखिएगा। वह प्रतिक्रिया बल जो परिणामतः अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो, परंतु इसकी दिशा अपकेंद्रीय बल के विपरीत हो। अपकेंद्रीय बल जो होता है उसके विपरीत हो, अर्थात केंद्र के बाहर की ओर होती है। तो केंद्र की बाहर की ओर जो है कि आपको होती है। सर अपकेंद्रीय बल पता जो है, है कि यहाँ आपको पे क्या दोनों कहलाता है? में अपकेंद्रीय बल जो है कि आपको कहलाता है अभिकेंद्रीय वो क्या? प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। हाँ, दिशा अभिकेंद्रीय के विपरीत होता है, लेकिन बल जो लगता है वो अपकेंद्रण के क्या होता है? बराबर लगता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ बिल्कुल सही लिखा है ना। बिल्कुल सही लिखा है, अर्थात में मतलब कि सर दे रखा है कि केंद्र के बाहर की ओर। क्या अर्थात बोले? में फिर से केंद्र बोले। के बाहर की ओर। हाँ, तो अर्थात किस में में? तो यहाँ पे क्लियर अपकेंद्रीय कर में। रखा है। जी सर जी। अपकेंद्रीय में केंद्र की बाहर की ओर, जबकि जबकि अभिकेंद्रीय में केंद्र की अंदर की ओर जो है कि अंदर आपको बल की लगेगा, ओर, ठीक है। है ना। जैसे रुकिए, फिर साइकिल का मुड़ना डाउट को क्लियर कर लेते हैं। दूसरे सही है बुक सर। निकाल लेते हैं। हमको तो सही लग रहा है, आप ही लोग को ना दिक्कत है। उसको भी नहीं, क्रॉस चेकआउट कर ही ले। एग्जाम्पल किसमें होगा सर? अभी केंद्रीय होगा। कपड़ा सर कौन सा? साफ करने वाला बाहर की ओर फेंकता है सर, चोट लगता है दीवार से सर, अब केंद्रीय इसीलिए होगा सर इसमें। यह अपकेंद्रीय हो जाएगा। कपड़ा साफ अपकेंद्रीय, करने वाला सुनिएगा। गाड़ी मशीन, चलता है वॉशिंग सर, वो मशीन। कौन होगा? अभिकेंद्रीय, देखिएगा, अभिकेंद्रीय का मतलब ये होता है कि केंद्र के जी सर, अंदर की केंद्र ओर, की ओर। अंदर की ओर जो है ना आपको लगेगा ना, जी वो होगा अभिकेंद्रीय बल होगा, जो केंद्र के अंदर की ओर जो है कि आपको बल लगेगा। और अभिकेंद्रीय हुआ। अपकेंद्रीय की मतलब की बात करेंगे, अपकेंद्रीय केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगेगा वो अपकेंद्रीय हो गया। जैसे अब देखिए,
अब जैसे आपसे बात करते हैं अभिकेंद्रीय की बात करेंगे। अभिकेंद्रीय का एग्जाम्पल जैसे आप देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा मौत का कुआं, देखते हैं ना, ये सर्कल टाइप का रहता है और इसके अंदर घुमाते रहता है गाड़ी को, और कहाँ लगता है, केंद्र की ओर जो है कि इसमें बल जो है कि आपको लगता है। जैसे जो गोलंबर होता है जहाँ पे साइकिल मोटरसाइकिल टर्न लेता है, वहां पे भी कौन सा, यही जो है कि अब के अभिकेंद्रीय बल जो है कि आपको काम करता है, मतलब केंद्र की अंदर की ओर जो है कि आपको काम करता है। ठीक है, अंदर की ओर जो है कि आपको काम करता है। आप समझिएगा। ठीक है। अब हो गया अभिकेंद्रीय हो गया, अब आते हैं अपकेंद्रीय। केंद्र के विपरीत दिशा मतलब बाहर की तरफ जो है कि बल लगेगा। जैसे वॉशिंग मशीन को देखे होंगे कभी चलते हुए, तो वॉशिंग मशीन को देखिएगा तो ये जो है कि आपका पानी का जो फ्लो होता है, नचाता है ना, वो केंद्र के बाहर की तरफ जो है कि नचाते हुए जो है कि आपको फेंकता है। मतलब इसका डायरेक्शन रहता है ना, इसके तरफ रहता है, इसके तरफ ऐसे नचाता है ना, और इसे जो है कि आपको नचाता है। जैसे दूध का मक्खन, दूध से मक्खन या क्रीम को निकालना, इसमें भी सेम प्रोसेस होता है। दूधी को एक तरफ जो है कि आपको छांट देता है और मक्खन को एक साइड से जो है कि आपको निकाल देता है। मतलब ये केंद्र के बाहर की तरफ जो है कि आपको क्या लगा रहा है, अपना बल को जो है कि आपको लगा रहा है। ठीक है, आगे आइए। सर हाँ सर बोलिए। जो तो ये ग्रह का जो घूमता है सर, तो ग्रह का जो गति होता है सर, वो कौन सा अति होगा सर, जो सन के राह अच्छा, पे तो घूमता है ना? ग्रह ग्रह की बात करेंगे तो ग्रह वो गति भी का नियम जो है, अभिकेंद्रीय हो वो जो जाएगा। है कि आपको क्या होता है, एक वृत्तीयकार पथ पे जो है कि आपको चक्कर लगाता है। वृत्ताकार जो है कि इलिप्टिकल जो है कि पाथ पर चक्कर लगाता है ना, वो पाथ पर चक्कर लगा रहा है, और एक जो है कि सर्कल के अंदर जो है कि घूम रहा है। तो सर्कल के अंदर घूम रहा है, तो देखिए सर्कल के अंदर कौन सा घूम रहा है, अभिकेंद्रीय का जो है कि आपको और एग्जाम्पल जो है कि आपको हो जाए। अभिकेंद्रीय ही होगा, हाँ ठीक है, क्योंकि सर वो सेंटर जो सौर है, मंडल तभी बना है ना सर, सूर्य में बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण है, इसीलिए वो बिल्कुल सभी ग्रह को अपने और खींच के, मतलब वो जो, आकर्षित करके रखता है। सेंट्रीफ्यूगल हाँ फोर्स सर, से मतलब वो इसलिए घूम बैलेंस रहा है हो सब जाता है, अपने आप इसीलिए से। घूमते रहता है। अभी अगला जो और है ना, परिक्रमा अगला जो भी। है कि आपको वही है, अभी ग्रह गति का नियम, अगला चैप्टर वही है। ठीक ना, सर ग्रह गति नियम। तो ये अभिकेंद्रीय तो ठीक है, लेकिन अपकेंद्रीय जो होता है सर, जैसे साइकिल चला रहे हैं हम जो है फोर्स लगा रहे हैं बाहरी सतह पर, लेकिन उसमें केंद्र की ओर झुकाव हो जाता है, हाँ यही ना जैसे सर, देखिएगा, जैसे बाहरी देखिएगा, सतह पर लगा रहे हैं जैसे लेकिन झुकाव जैसे जो केंद्र है कि की ओर। आपको लगाव है नहीं, टर्निंग है, टर्निंग है ना, जी। टर्निंग पे कभी भी जो है कि आपको देखिएगा ना, तो कभी भी टर्निंग पे अगर जोर से गाड़ी को घुमाइएगा, या कार वगैरह में बैठे हुए हैं तो टर्निंग पे ना, तो जिधर गाड़ी जो है कि कटती है ना, उधर की तरफ आपको झुका देता है। मतलब आपका भी डायरेक्शन क्या हो जाता है, केंद्र की तरफ हो जाता है। देखें, जी ये सर। अगर जी गाड़ी सर। है, मान लेते हैं ये अगर गाड़ी है, इसमें सीटिंग में अगर दो तीन आदमी चार आदमी बैठे हुए हैं, चलिए चार आदमी को बैठा देते हैं, और यहाँ पे जो है कि आपको गोलंबर है। अब ये गाड़ी जैसे जैसे ऐसे ऐसे घूमेगी ना, आपका जो है कि कहाँ लगेगा, तो आपका जो है कि लगने वाला है केंद्र की तरफ, जो है कि लेफ्ट आप जो है कि साइड। आपको करिएगा, है ना, लेफ्ट साइड में जो है जी कि सर। आपको लगने वाला है ना, केंद्र के साइड जो है कि आपको लगेगा। अगला प्रश्न है, प्रक्षालन जो है कि मशीन, है ना, प्रक्षालन मशीन किस कार्य जो है कि आपको सिद्धांत पे काम करता है, प्रक्षालन मशीन, अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीकरण, अपहन, और ये अपकेंद्रीय। प्रक्षालन प्रतिक्रमण। क्या होता है सर? आप ये है, ये देखिएगा, ये है आपका कौन है, प्रक्षालन मतलब कि छानने वाला। प्रक्षालन का मतलब होता है छानने वाला, जैसे दूध से मक्खन निकालने वाला हो गया, वो छान के जो है कि क्या कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है इसको। ठीक है, वही हो गया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है कि आपको सदिश राशि, वेक्टर वेक्टर नहीं है, सदिश राशि नहीं, कौन नहीं, आयतन आयतन आयतन। आयतन जो है कि आपको क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आयतन जो है कि आपको कैसा राशि है, तो अदिश राशि है। अदिश राशि जो है कि आपको आयतन जो है कि आपको होने वाला है अदिश राशि। वैसे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जिन राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता न हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सब कैसी है, ये सब सदिश राशि है। जबकि आयतन कैसा है, तो आयतन एक प्रकार का अदिश राशि का एग्जाम्पल जो है कि आपको होने वाला है। अगला अगला है कि आपका निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है, ये जो है कि आपको संवेग संवेग जो है कि संवेग आपको कैसी राशि है, संवेग जो है कि आपको सदिश राशि है। संवेग आपको सदिश राशि देखने को मिलेगा, है ना, संवेग सदिश हो गया, आपको वेग सदिश हो गया, विस्थापन सदिश हो गया, बल सदिश हो गया, त्वरण सदिश हो गया। ये सब कैसी राशि है, सदिश राशि जो है कि आपको होने वाला। ठीक है, सदिश राशि होने वाला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, विस्थापन हो जाएगा ना, अभी जस्ट बताया ना,
यस सर। विस्थापन जो है कि आपको सदिश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पदार्थ का जो है कि संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? संवेग और आवेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि जो है कि आपको प्राप्त होती है? वेग प्राप्त होता है, त्वरण द्रव्यमान होता है, सर। द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान जो है कि आपको प्राप्त होता है। क्या होता है? द्रव्यमान जो है कि आपको प्राप्त होता है। मान हो जाएगा। किसी क्योंकि किसी पदार्थ के किसी संवेग में होता और है उसके इसका। वेग में, सर है P ना? बराबर m भी, जी तो भी कट जाएगा। उसी के फॉर्मूला भी पे कट निकल जाएगा। जाएगा ना सर, m बराबर P P बटे बराबर v। जो है कि आपको, हाँ तो M बराबर आप पूछेगा, M बराबर क्या हो जाएगा? तो P P बाई बटे V जो है v। कि आपको निकल जाएगा, है ना? P बाई V निकल जाएगा। तो यहाँ क्या संवेग निकल और जाएगा? तो यहाँ वेग, पे आपको, है ना, तो यहाँ पे मास तो आपको फाइंड हो संवेग जाएगा। बटा मास का वेग। मतलब कि द्रव्यमान आपको ठीक है। फाइंड हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान आ जाएगा। आगे चलते हैं। बल जो है कि गुणनफल है, किसका किसका गुणनफल है? बल। मास F और H त्वरण का, बल मास और त्वरण का, त्वरण का मास का मतलब m हो गया a द्रव्यमान। डी हो जाएगा। द्रव्यमान हाँ, और त्वरण। त्वरण, त्वरण हो गया। द्रव्यमान और द्रव्यमान और त्वरण त्वरण B। B जो है कि आपको आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल के निरूपित करने वाली जो है कि संख्या समान हो तो उसमें घन के किनारे की लंबाई की इकाई इकाई होती है। क्या इकाई होता है? तो एल बराबर क्या होता है? L3 होता है। मतलब कि आयतन पूछ रहा है ना, क्षेत्रफल का क्या है? आयतन पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? आयतन है घन ना, का, घन का आयतन, घन का सर ये आयतन बोल रहा आयतन है। और पृष्ठ क्षेत्रफल वाली संख्याएं को समान बताया, तो घन के किनारे की लंबाई की माप की इकाई पूछ रहा है, मतलब बराबर कर देंगे। आयतन का फॉर्मूला के बराबर क्षेत्रफल का फॉर्मूला, फिर निकल तो जाएगा। क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब कि एल स्क्वायर कर सकते हैं। और आयतन का क्या होता है? आयतन का होता है एल एल क्यूब क्यूब, होता है ना? एल क्यूब जो है कि आपको हो जाएगा, है ना? यही तो दोनों का आपको समान। करना है। हाँ। अब दोनों में जो है कि आपको क्या किया, जरा देखें, नहीं सर, देखिए ना क्या किया। वही तो किया है। घन का आयतन जो है कि एल क्यूब निकाल दिया है, जहाँ एक जो है कि पृष्ठ क्षेत्रफल 6L स्क्वायर होगा, क्योंकि 6 सतह है ना। 6 घन वही का ना देख 6 रहे हैं यहाँ पे। सतह का। घन का आयतन जो है कि एल क्यूब, जहाँ पे एल जो है कि एक घन की क्या है? घन की एक भुजा है ना? घन की जो है कि क्या है? एक भुजा है। यही ना बोल रहा है। अब हाँ। इसमें देखिए ना कितना सतह, लेकिन पता इसका चल ही सर जाएगा। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ले लिया है 1 सर। 2 3 4 5 6, 6 गो इसका हो जाएगा, सतह हो जी जाएगा, सर। है ना? 6 गो हो जाएगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो एल क्यू है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6 गो है, क्या है? 6 गो भुजा है ना? भुजा है। 6 स्क्वायर। हाँ, तो 6L स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रश्न अनुसार जो है कि आपको दोनों जो है कि आपस में क्या है? आपस में जो है कि आपको समान है। एक आयतन और जो है कि आपको पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों जो है कि आपस में समान है। मतलब कि L के पावर 3 बराबर 6L के स्क्वायर बराबर है। तब यहाँ L से L को काटिए, तो यहाँ एक दो गो से और, ये, है ना? तो जी यहाँ सर, 2 गो से 2 गो तो गया, तो कट एगो L जाएगा। बचा। तो L बराबर क्या हो जाएगा? L बराबर 6 हो जाएगा क्या? जी सर। ठीक है, यस सर। अगला प्रश्न। सर ऊर्जा मैथ में संरक्षण का इसी आशय। जैसा एक क्वेश्चन मिला था सर, ये गोला का था सर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो सर वो क्या होगा सर? तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का उसका फॉर्मूला बैठाइए फिर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं, वो गोला तो का। समझ गए, पर निकलेगा कैसे ये नहीं समझे सर, क्योंकि सर 2/3 पार स्क्वायर पर होता है ना सर, गोला तो का। उसका तो क्या सर क्वेश्चन था, पहले संपूर्ण वो पृष्ठ पहले कब देखेंगे तब ना। होगा? ठीक है सर। क्वेश्चनवा भेज दीजिएगा, बना के हम आपको भेज देंगे मैथ वाला। ठीक है, ओके आगे सर। चलते हैं। अगला है कि ऊर्जा संरक्षण से आशय है। क्या आशय है इससे? ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं होता है, परंतु इसका विनाश हो सकता है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। यही आपका बेस्ट लग रहा है ना? ऊर्जा का ना तो आप सृजन कर सकते हैं, ना ही इसको विनाश कर सकते हैं। बस एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में क्या कर सकते हैं? चेंज कर रूपांतरित जो है कि सकते आपको कर सकते हैं, है ना? ट्रांसफर जो है कि आपको कर सकते हैं। हवाओं की ऊर्जा होती है, केवल स्थितिज होती है, केवल गतिज केवल ऊर्जा, विद्युत गति। ऊर्जा, स्थिति। गति ऊर्जा हाँ, होती है। गति। गतिज ऊर्जा जो है कि आपको केवल होगा ही। गतिज होगा। चलिए, हवाओं में कैसा गति होगा? तो हवाओं में जो है कि आपको गतिज ऊर्जा जो है कि आपको होगी। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है कि आपको वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा कौन सी रूप में जो है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कोई दिक्कत है क्या? गतिज ऊर्जा।
हाँ, गतिज ऊर्जा जो है कि सही आपको विद्युत ऊर्जा में जो है कि आपको बदल देता है। अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री जो है कि आपको पीछे की ओर झुक जाते हैं। यह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? जड़त्व का। गति के जड़त्व का। जड़त्व का जो है कि गति का जड़त्व। अच्छा, गति का जड़त्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थिरता होगा कि गतिज ऊर्जा? नहीं, अच्छा एक ट्रेन जब जो है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, सुनिएगा, जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो चलना प्रारंभ करती है मतलब कि अभी कहाँ है? स्थितिज में है, मतलब कि अभी विराम अवस्था में है ना? अब उसको जो है कि आपको जड़त्व जो है कि आपको मिल गया, तो स्थितिज का जड़त्व जो है कि आपको मिला है ना? उसका जड़त्व जो है कि आपको मिला। जो अवस्था पहले होगा ना वही अवस्था हो जाएगा। हाँ, वही ना बोल रहा है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो गति का जड़त्व, उसके हाँ, बाद जैसे ही चलना प्रारंभ करती है वैसे ही बैठे हुए यात्री जो है कि बैठे हुए सिर पीछे की ओर जो है कि झुक जाता है, तो वहां पे कैसा स्थिति का जड़त्व जो है कि आपको देखना मिलेगा। कथन एक जो है कि आपको पूर्णतः घनहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से जो है कि अपने को गति जो है कि आपको ला सकता है। और कारक क्या बोल रहा है? यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं हो तो इसका संवेग जो है कि एच परिवर्तन नहीं हो सकता है। क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है? इसमें बोल रहा है कि आर और ए दोनों जो है कि आपको सही है, और आर जो है कि ए का सही से स्पष्टीकरण करता है। एक बार और पढ़ते हैं। पहला कथन ए बोल रहा है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ, क्या है? घर्षणहीन, जिसपे कोई घर्षण नहीं है, घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने गति की जो है, क्या सीटी है ना, सीटी बजाने से अपने गति को जो है कि आपको ला सकता है। मतलब कि कोई घर्षण नहीं है, कंप्लीटली जो है कि फ्रैक्शनल लेस जो है कि आपको सरफेस है। अगर वो सीटी बजाता है तो क्या होता है? उसमें गति जो है कि आपको प्रदान हो जाती है, गति में आ सकता है। ठीक है, ये कथन बोल रहा है, कथन पूरा 100% होता है। अब ये कारक क्या बोलता है? यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है, किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है, तो उसका संवेग एच परिवर्तन नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही है। जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक वो कोई परिवर्तन अपना चेंज नहीं दिखाएगा। मतलब ए और आर दोनों का दोनों सही है, और आर जो है कि आपको ए का सही रूप से व्याख्या कर रहा है। ठीक ना? सही रूप से व्याख्या कर। सीटी बजा रहा है तो वो बाह्य बल लग रहा है उस पे। अच्छा, तो बाह्य बल नहीं लग रहा सीटी बजाने से? प्रेशर तो आप मार ही रहे ना। स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि सर आर में सही बोल रहा है लेकिन ए गलत है, क्योंकि ए में सर आर जो है कि ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। आर जो है कि ए का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। आर नहीं कर रहा है, किसका? ए का। इसमें गति का चर्चा, इसमें संवेग का चर्चा है, दोनों का चर्चा अलग अलग है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले हैं, पकड़ लिए बात को। इसमें जो है कि ऊपर में तो आपको पूरा दोनों ऐसे कथन दोनों सही बोल रहा है, कहीं से कथन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर में गति का बात कर रहा है और नीचे में संवेग का बात कर रहा है। बस यही दोनों में डिफरेंट है। मतलब कथन में जो बात कर रहा है उसका निष्कर्षण में बात होना चाहिए, और यहाँ पे निष्कर्षण में पूरा स्टेटमेंटे को चेंज कर दिया है, इसीलिए गलती हुआ है। सही बोल रहे हैं, इसमें संवेग की चर्चा किया गया। बजाएगा तो सर वो गति में आ सकता है सर। सीटी बजाने से आपको खुद के अंदर से प्रेशर जब तक नहीं लगाइएगा तब तक सीटी कैसे बजेगा? है ना? सीधे मुंह में धरा देने से सीटी नहीं बजेगा, प्रेशर तो लगाना ही पड़ेगा। प्रेशर लग रहा है तो कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगा रहा है, और घर्षण लेस है, मतलब कि कहीं भी घर्षण नहीं है। हल्का भी अगर लगेगा ना उसमें तो आप चले जाइएगा, पूरा एकदम जो है कि आप गति करने लगेगा उसमें। जैसे फ्रैक्शन लेस की बात करेंगे, जैसे आपका वो स्लाइडिंग वाला जो होता है, चढ़ के जो है कि आपको उछलने वाला होता है ना? अगर उसमें जो है कि आप हल्का सा आप खुद के प्रेशर से, अगर आप कहीं पे रुक गए हैं, ठीक ना, कहीं पे रुक गए हैं, आप हल्का सा खुद के प्रेशर से लगाइएगा ना, तो फिर से आप इस वाले फ्रैक्शन पे चलना फ्री जो है कि आपको चलना शुरू हो जाइएगा। हल्का सा खुद के प्रेशर लगाइएगा तब। अच्छा सर, इसमें लेकिन तो सतह पर डिपेंड करेगा, यही ना सर? कर्ता पे। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? इसमें मतलब ही तो बता रहा है कि मतलब सीटी बजाने से कोई आदमी दौड़ना प्रारंभ करता है। क्वेश्चन 1 में तो मतलब कथन में ए में यही कह रहा है, सीटी बजाने से मतलब सीटी बजाए रेस स्टार्ट हो गया, उसका चर्चा है। और नीचे में संवेग का चर्चा। पढ़ लेते हैं। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ
पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने गति को जो है कि आपको ला सकता है ना, सीटी बजाने से अपने गति को ला सकता है ना। घर्षणहीन प्रेस है तो यहाँ पे जो है कि आपको जब घर्षण है तो इसमें दौड़ कैसे सकते हैं, इसमें तो फ्रिक्शन है नहीं करे, थोड़ा भी फ्रिक्शन नहीं है। पढ़िए फिर से, एक पृष्ठ है जो घर्षणहीन पृष्ठ है ना, घर्षण है पूरा घर्षणहीन है, कोई घर्षण नहीं है, पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने गति में ला सकता है, सीटी बजाने से अपने गति में अपने आप को ला सकता है, मतलब खुद के अंदर से प्रेशर लगाने से वो क्या लगेगा, तो वो गति में जो है कि आपको प्राप्त कर लेगा। यहाँ तक तो सही है, सर यहाँ हम पे बोलना गति की बस बात वो कर रहा है, चाह बिल्कुल रहे सही। हैं सर, सर उसके अंदर वाला ही सर वो फोर्स लगा है ना, कोई बाहरी बल तो नहीं लगा, ये हाँ, सरफेस पे ही वो फोर्स किया ना अंदर सर। वाला घर्षण ही नहीं होगा फोर्स तो लग रहा है। तो हमेशा चलते रहेगा। बिल्कुल चलेगा, जब घर्षण नहीं रहेगा, कहीं भी घर्षण नहीं रहेगा, एक बार अगर उस पर हल्का फोर्स फिसल लगा, जाएंगे। अगर वो चलना प्रारंभ कर जी दिया सर। तो चलते ही रहेगा, चलते ही लगेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर हम उसको रोक न दे तब तक वो जो है कि आगे बढ़ता ही रहेगा। और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि यदि किसी तंत्र पर कोई जो है कि बाह्य बल क्रियाशील नहीं है, तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है, तो इसका जो है कि संवेग एच में परिवर्तन हो सकता है। तो ये भी जो है कि आपको बात सही है, लेकिन ऊपर में गति का बात कर रहा है, नीचे में संवेग का बात कर रहा है, इसलिए जो है कि दोनों एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा है और दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे का कथन बिल्कुल सही है। नीचे में वही जो है कि डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिखा होगा बात। सड़क सर पर ये चलने की न्यूटन्स के लॉ अपेक्षा में नहीं आएगा ना सर, किसमें, न्यूटन्स का पहला लॉ में नहीं आएगा ना सर, जड़त्व का इसमें नियम न्यूटन पहला का वाला जो नियम जो है कि था, आपको कैसे क्योंकि काम उसमें करेगा, इसमें जो है कि बाहरी फ्रिक्शन लेस है, नियम। जी सर इसमें तो फ्रिक्शन लेस है, इसमें न्यूटन का नियम काम ही नहीं करेगा। ठीक है सर। 17वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। देखिए वही प्रश्न आ ही गया, बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है, क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन लेस भाई होता है यहाँ पे सब जगह, घर्षण है ना। कम होता है, हाँ, सड़क के घर्षण कम होता है, अपेक्षा फ्रिक्शन लेस जो है कि आपको होता है ना। देखिए घर्षण ना, कम होता है सड़क पर जो सर, है कि आपको इसीलिए सख्त होता है, ऑप्शन देखिए ऑप्शन क्या क्या है ना। ऑप्शन है कि आपको बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है, घर्षण कम होता है ना। जितना कम घर्षण होगा ना उतना कम ज्यादा होता चलने है, में सही कठिन जो है है। कि आपको होगा, है ना। और जितना ज्यादा जो है कि आपको घर्षण होगा ना उतना ज्यादा जो है कि आपको चलने में अच्छा जो है कि आपको होगा, हाँ तो है ना। दो चीज हो जाएगा ना, एक तो ठंडा रहेगा, ऊपर से घर्षण भी कम रहेगा। हाँ, इसीलिए देखिएगा टाइल्स पे तो ठीक है कि टाइल्स पे हल्का घर्षण है कि हम चल पा लेते हैं, और यही टाइल्स पे अगर गिरा दीजिए, क्या गिरा दीजिए, यही टाइल्स पे अगर जो है कि आपको ऑयली चीज गिरा दीजिए, फैट वाला चीज जैसे घी गिरा दीजिए, है ना, ऑयल में रिफाइन गिरा दीजिए, तो उस पर चलना क्या हो जाएगा, या साबुन वाला झाग वाला पानी गिरा दीजिए, देखते हैं ना हम लोग गोर के फिंगर के उंगली को अड़ा अड़ा के चलते हैं कि हम लोग गिरे नहीं, मतलब वहां क्या हो जा रहा है, घर्षण अब वहां पे कम हो जा रहा है, और घर्षण कम हो जा बर्फीले रहा है तो हम क्षेत्र लोग में धीरे लोग धीरे कैसे धीरे जो है कि आपको चलते चलते हैं। क्या, हैं? बर्फीले क्षेत्र में लोग कैसे चलते होंगे, उसके लिए हाँ अलग तो शूज वगैरह आता उसके होगा, लिए जो है कि अलग शूज आता है, अलग उसका जो है कि आपको ड्रेस कोड घर्षण आता वाला। है ना। शूज अलग आता है जिसमें क्या होता है, ये जो है शूज के सोल में क्या होता है, नुकीला नुकीला जो है कि आकार बनाया जाता है, जो उसमें घर्षण को पैदा कर देता है ना, पैदा कर देता है। अगला, या खिलाड़ी भी देखिएगा, खिलाड़ी फील्ड में दौड़ने के लिए घर्षण वाला शू का प्रयोग करता है ना, नुकीला नुकीला जो है कि आपको शू का जो है कि प्रयोग करता है, इसके पीछे में जो, हाँ पूरा देखते होंगे ना, कभी कभी मैच के दौरान जो है कि बैठ के नॉट बोल्ट को टाइट टाइट करते रहता है ना, जी सर। वही होता है। यस आगे चलते हैं, रितेश कुमार की तरफ से। अगला प्रश्न चलिएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से कौन निम्न कथनों पर तथा उनके निकाले गए निष्कर्षण पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष जो है कि आपको सही है ये बोलना है, ठीक है ना। कथन क्या बोलता है, कथन है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए जो है कि आवश्यक ताकत की अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का जो है कि आपको देना पड़ता है ना। बिल्कुल सही है, कथन तो आपको 100% सही है कि अगर कोई भरा हुआ गाड़ी है ना, भरी हुई गाड़ी है और उसे चलायमान रखने के लिए जो है कि आवश्यक ताकत की अपेक्षाकृत क्या देना पड़ता है, अधिक जो है कि आपको ताकत देना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आते हैं निष्कर्षण में, देखते हैं।
किसी जो है कि आपको चलयमान वस्तु का भार कम होता है, तो भार कम होगा तो फिर तो यहाँ पे बोल रहा है कि धक्का अधिक ताकत लगेगा, तो भार कम होगा तो धक्का क्या है, अधिक कम लगेगा। ये तो पहले गलती बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि प्रारंभ में पहिया जो है कि फिसलने लगता है, ऐसा कोई बात नहीं, नहीं है। ये तीसरा तो बोल रहा है गलत कि है। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद जो है कि घर्षण कम हो जाता है, बिल्कुल सही है। एक गाड़ी जो है कि आपको चलने के बाद क्या हो जाता है, गाड़ी चलने के बाद जो है कि आपको घर्षण कम हो जाता है ना। और कम होने के कारण जो है कि गाड़ी फिर से क्या करता है, दौड़ना जो है कि आपको प्रारंभ कर देता है ना। और अभ्यास जो है कि आपको निपुणता प्राप्त करती है, ये तो कहीं बातें नहीं कर रहा है। आइए पढ़ देते हैं। भरी गाड़ी की जो है कि आपको चलाने में चलनयान जो है कि आपको रखने के लिए आवश्यक बल की अपेक्षा अधिक बल लगना पड़ता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद क्या होता है, चल देने के बाद जो है कि आपको घर्षण कम जो है कि आपको हो जाता है और गाड़ी जो है कि आपको चलने लगता है, बिल्कुल सही। अगला 19 नंबर, एक मनुष्य स्थिर नाव में 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कूदा और नाव जो है कि 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जो है कि आपको क्या होता है, सिरकती है ना, खिसकती है, बोले खिसकती है। तो बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना था, कितना गुना था। अब कितना है, 5 मीटर है, कितना है, 5 मीटर। पढ़िए फिर से बन जाएगा ये क्वेश्चन। मीटर पर सेकेंड चाल दिया है सर, और फिर नाव का चाल मतलब कितना दिया दिया है। है, नाव एक सर मनुष्य दोनों में स्थिर जो है दोनों कि का आपको, संवेग इक्वल होगा, यही ना इसमें है सर संवेग कि संरक्षण का सिद्धांत पे सर बन हाँ, जाएगा, संवेग मतलब संरक्षण कि का सिद्धांत दोनों का वो जो है कि इक्वल करना है, और नाव का प्लस जो है कि व्यक्ति का, है ना, व्यक्ति का जो है कि कूदेगा उस समय का जो है कि आपको इक्वल करना पड़ेगा, वही ना शायद नीचे मतलब में कि इक्वल न्यूटन किया है। थर्ड लॉ यही है प्रारंभिक ना और सर। लास्ट वाला दोनों को सेम कर देंगे तो उससे निकल जाएगा, देखिए n1v1 ना, करके माना कि n2v2। व्यक्ति का जो है कि द्रव्यमान m है और नाव का द्रव्यमान n है, तो नाव प्लस व्यक्ति के कूदने का पूर्व संवेग क्या हो जाएगा, जीरो हो तो जाएगा। ये जो है कि आपको जीरो जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। व्यक्ति कूदने के उपरांत जो है कि दोनों में संवेग, तो m जो है कि मास हो गया, कितना मीटर के स्पीड से कूद रहा है, 5 5 मीटर, मीटर और n है, 5 n नाव का चाल हो गया, और नाव कितना से फिसल रहा है, तो नाव जो है कि 0.5 से जो है 0.5। कि फिसल रहा है ना, फिसल रहा है। तो अब जरा इसको अलग कर देते हैं। अब क्या करते हैं, एन को अलग कर देते, एम को अलग कर देते, एन गुना 0.5 है ना, इक्वल टू 5, एम गुना 5। अब देखिएगा एन बटा एम करेंगे, तो अब एम वाला का एन में आ जाएगा, एन वाला का किस में चल जाएगा, एन में चल जाएगा। तो एन वाला 10 का हो चल जाएगा। लेके चले जाएगा कितना, 5/, 0.5 को एम वाला में ले 0.5। जाएगा, हाँ, ये आ जाएगा ऊपर। तो अब काट कूट कीजिएगा तो 5, इसको 10, हटाइएगा, 10 पॉइंट बार में हटाइएगा तो यहाँ 50। चल जाएगा कितना, तो जीरो जाएगा, तो 10 बचे 50 काट दीजिए, है ना, 10 बचे सर 50 काट एक चीज दीजिए। हाँ, बताइए, ये जीरो जीरो दोनों का योग क्यों दिया है सर, नाव ये प्लस ये व्यक्ति? संवेग में दोनों का जो है कि संरक्षण आपको का सिद्धांत है। दोनों का संवेग संरक्षण में एक दूसरे का योग क्या होता है, जीरो होता है, एक दूसरे का योग क्या होता है, जीरो होता है ना। ये फॉर्मूला ही, ये हमारा आपका नहीं है, ये फॉर्मूला ही है। संवेग क्या संरक्षण में एक फॉर्मूला है दूसरे का सर? योग, संवेग संरक्षण में अगर कोई वस्तु किसी चीज से कूदती है तो उस वस्तु का और जिससे कूदेगा, जैसे यहाँ पे नाव और व्यक्ति की चर्चा की गई है, तो कूदने के पूर्व जो है कि आपको क्या होगा, जब दोनों एक दूसरे पर रहेगा तो वहां पे संवेग जो है कि आपको क्या होने वाला है, जीरो जो है कि आपको होने वाला है। अगर ये नाव है, सर ये नाव पर जो है कि आपका नाव का कुछ ना कुछ होगा, और ये व्यक्ति एक खड़ा है, व्यक्ति का कुछ ना कुछ होगा। अब इस समय जो है कि क्या होगा, संवेग इसका क्या होगा, संवेग जो है कि आपको जीरो होने वाला है, ठीक है। लेकिन कूदने के बाद दोनों में डिफरेंट आ गया है। कूदा है, ये कितने के स्पीड से कूदा है, तो ये कूदा है 5 मीटर पर सेकंड था ना, कितना था, जी सर, 5 5 मीटर था, मीटर पर हाँ 5 सेकेंड। मीटर पर सेकंड था, क्या था, 5 मीटर जो है कि आपको पर सेकंड था। और ये नाव उसके बाद जो है कि अपना दिशा में परिवर्तन कर नाव कितने स्पीड से मुड़ा है फिर, तो नाव मुड़ा है, देखिए 0.5 नाव मुड़ा है 0.5 0.5 मीटर पर सेकंड की चाल से जो है कि आपको सिरका है या फिसल खिसला गया। है ना, फिसल गया। तो ये कितना, नाव जो है कि आपको कूदने के बाद ये नाव का जो है कि आपको ये नाव भी फिसला है, और नाव में भी कुछ स्पीड आया है, 0.5 मीटर पर सेकंड जो है कि आपको आया है। और नाव के लिए मान लिया है एन, और आदमी के लिए मान लिया है एम, है ना। तो अब इसी को मल्टीप्लाई कर दिया है, एम गुना 5 इक्वल टू एन गुना 0.0 कितना, ये हो गया 5। अब m बटा n निकालेंगे तो अब ये जैसे ही बट्टा में जाएगा तो इसका मान में परिवर्तन हो जाएगा, m के जगह n का मान, तो m के जगह जो है कि n का मान जी निकाल सर, दीजिएगा तो है ना, हो गया। तो ये हो जाएगा जी 0.5, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5। अब ये पॉइंट से हटाइए तो जीरो, जीरो आ जाएगा, 10 बचे 10 50, बार में है ना। 50।
तो आ गया। मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 10 हो अब जाएगा। क्या क्रॉस कीजिएगा, अब तो निकल ही गया, 10 तो आ ही गया, तो अब काहे के लिए मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, अब तो निकाल ही दिए इसको काट कूट के। क्योंकि पॉइंट देके आप नीचे लिखे 1/10 हो गया है ना सर। हाँ तो 1/10 नहीं हो गया, तो 1/10 तो हो गया, तो बराबर कितना हो गया, है ना। इसको लिखना चाहिए आपको m बाई n लिखना चाहिए, जी m बाई सर। m इसको लिखना चाहिए, इसको जो लिखना चाहिए वो लिखना चाहिए m/n लिखना चाहिए, है ना। तब जो हो जाएगा नीचे चल जाएगा 5 और ऊपर में चल जाएगा 0.5 चल जाएगा, है ना। जी 0.5 चल जाएगा, तैयो तो ये हुए तो लिखिए दिए, बात गलती है तो लिखिए दिए, फिर से n बाई m करेंगे तब जाकर ये होगा, m बाई n करेंगे तो m का हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा और नीचे में आ जाएगा 5, अब 5 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा, फिर पॉइंट उल्टा हटेगा हो तो गया। फिर तो उल्टा ही कर दिए, n बाई m करेंगे तब जाके सही होगा। तब ये ऊपर में कितना जाएगा, तब ऊपर में जाएगा ये जाएगा 5 और नीचे में कितना जाएगा 0.5 जाएगा। अब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 0 चल जाएगा, है ना। अब इसको काटिए 10/50 जो है कि 10 बार में जो है कि आपको कट के आ जाएगा आंसर, ठीक है। जी सर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 20 नंबर। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं क्रमशः समान है, मतलब कि तीनों का जो है कि गतिज ऊर्जा क्या है, एक समान जो है कि आपको बोला जा रहा है। यदि समय अवरोधक बल लगाया जाए, समय अवरोधक समान अवरोधक मतलब कि रोकने वाला बल जो है कि आपको समान लगाया जाए, तो वह क्रमशः XYZ की दूरी पर रुकेगा, है ना। XYZ की दूरी पर जो है कि आपको रुकेगा, है ना। तो एक ट्रक है, एक कार है और एक मोटरसाइकिल है, और तीनों का क्या है, गतिज ऊर्जा समान है, और तीनों पे अवरोध बल जो है कि एक समाने लगाया जा रहा है, अवरोध बल की जो है कि एक समाने लगाया गया है, तीनों जो है कि एक बार जो है कि रुकेगा, मतलब कि x बराबर y बराबर जो है कि आपको क्या होगा, z जो है कि आपको होगा, है ना। अब तीनों पर अगर अवरोध बल अलग अलग लगाता तो फिर तीनों जो है कि अलग अलग समय अंतराल पर फिर रुकता, ठीक ना, याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न क्या है, दो जो है कि समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाएं का अनुपात क्रमशः 4:9 है, कितना है, 4:9 है, किसका अनुपात है, तो दो द्रव्यमान वाला वस्तुओं का गतिज ऊर्जा का अनुपात है, तो उनके बेगों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो उनके बेगों का अनुपात, अब ये जो है कि अंडर रूट कर दीजिए, अब निकाल दीजिए, उसका बेग का अनुपात आ जाएगा, तो 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 आएगा क्या, और जो है कि 9 का अंडर रूट कितना आएगा, 3 आएगा क्या, यही जो है कि इसका निकल जाएगा, और नहीं तो फिर ये 2/3 या उससे भी निकाल सकते हैं गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला से। ये जो है कि के इक्वल टू जो है कि हाफ mv² से भी निकाल दीजिए, के बराबर हाफ mv², तो ये दोनों जगह लगाना पड़ेगा, एक बार इसके लिए लगाना पड़ेगा और एक बार उसके लिए लगाना पड़ेगा, है ना, m1 के लिए और एक बार m2 के लिए, है ना, तब भी जो है कि आपको निकल जाएगा, m2 के लिए लगा लीजिएगा, तो एक बार हो जाएगा m1 के लिए, तो हाफ हो गया, हाफ m1 के लिए 4 लेते हैं, है ना, 4 हो गया, 4 हो गया, m2 के लिए कितना होगा, हाफ, ना उसका तो मास ना ये हो जाएगा आपको 3, ये कितना था, 9 था ना, 9 था था, सर, 9 था। अब इसको क्या किया है, अब इसको कर लिया है क्या, इसको कॉमन निकाल के v1/v2 करके जो है कि आपको निकाल लिया है, तो फिर स्क्वायर रूट इधर है तो ऊपर जाएगा तो अंडर रूट लगेगा, तो जो है कि आपको ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, वही चीज जो है कि आपको यहाँ पे कर दिया। अब आते हैं 22 नंबर सवाल पे, न्यूमेरिकलो कहीं कहीं पूछ दिया। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, कैसा बैठा है, विराम में बैठा हुआ है ना, सड़क से कार के 4 पहिए जो है कि आपको 4 पहिए में प्रत्येक पर जो है कि प्रतिक्रिया आर है, प्रतिक्रिया क्या है, आर। जब कार एक सीधे समतल सड़क पर चलती है तो अग्र पहिया मतलब आगे वाले पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा, प्रत्येक में प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा, तो ये जो है कि क्या बोल रहा है कि यह आर का जो है कि आपको क्या होगा, आर से कम होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक कार है, एक जो है कि व्यक्ति कार में है, एक व्यक्ति कार में है जो विराम में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति जो है कि आपको कार में है, कार में कैसे बैठा है, विराम में जो है कि आपको बैठा है, सड़क से कार के 4 पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया क्या है, प्रत्येक पर जो है कि प्रतिक्रिया आर है, मतलब कि हर एक चक्का पे जो है कि प्रतिक्रिया क्या है, आर प्रतिक्रिया होने वाला है। जब कार एक
सड़क पर चलती है। समतल सड़क मतलब कि कोई जो है कि आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, समतल एकदम है, सड़क पर चलती है। तो अग्र पहिया में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा? तो प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा? तो यह जो है कि आर से जो है कि आपको क्या होगा? आर से जो है कि आपको कमेगा, है ना, कमने की बात जो है कि आपको कर रहा है। 23 नंबर सवाल, तेल में अंशतः जो है कि आपको भरा हुआ एक जो है कि आपका टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर जो है कि एक समान जो है कि त्वरण से जा रहा है। तो तेल का जो है कि पृष्ठ जो है कि मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तो तेल का मुक्त पृष्ठ की बात करेंगे तो ये जो है कि आपको क्षैतिज से इस प्रकार जो है कि आनत होगा कि पिछले जो है कि सिरे पर अधिक गहराई जो है कि आपको होने वाला है। और तेल का जो टैंकर देखते हैं ना, तो इसमें भी कंपार्टमेंट जो है कि आपको बना होता है ना, इसमें भी कंपार्टमेंट बनाकर डाला होता है। नहीं डालेगा तो जो है कि आपको इसके अंदर क्या बनेगा? प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनने के बाद जो है कि फट भी सकता है, इसलिए कंपार्टमेंट बना होता है। हर एक बक्सा होता है, 6 गो 8 गो ऐसा करके जो है कि आपको बक्सा बना होता है। समतल सड़क पर जो है कि समान त्वरण से गति करने वाले टैंकर में उपस्थित तेल का जो है कि मुक्त क्षैतिज जो है कि आपको पृष्ठ क्या होता है? क्षैतिज में से इस प्रकार जो है कि आनत तल की जो है कि आपको पिछले सिरा से अधिक जो है कि गहराई होती है। आनत तल अगला जो है कि सिरा होता है किसके से अपेक्षा में? पिछले सिरा की अपेक्षा में जो है कि आपको अधिक गहराई होती है। कथन क्या बोल रहा है? एक तीक्ष्ण जो है कि वृत्ताकार पथ पर एक जो है कि तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन, है ना, कहता है वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है और एक तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाला कार है, वाहन है। पहला बोल रहा है कि आपका बाहरी जो है कि बाहरी पहिया पर जो है कि आपको उल्टेगा। दूसरा बोल रहा है कि आंतरिक पहिया पर उल्टेगा। तीसरा बोल रहा है कि बाहर की तरफ जो है कि आपको फिसलेगा। चौथा बोल रहा है कि आपको अंदर की तरफ फिसलेगा। तो क्या बोल रहा है? एक जो है कि आपको चाहिए पहिया 4 पहिया वाला गाड़ी है और ये केंद्र एक वृत्ताकार जो है कि तीव्र गति के साथ जो है कि आपको कर रहा है। तो सबसे पहले तीव्र गति के साथ मुड़ेगा ना, तो जो है कि आपको क्या होगा? अगला चक्का क्या होगा? अंदर ये की जो है कि तरफ फिसलेगा। हाँ, अगला चक्का जो है कि आपको क्या होगा? अंदर धंसेगा। और बाहरी जो है कि पहिया जो है कि आपको क्या होगा? बाहरी पहिया जो बाहर वाला होगा वो जो है कि आपको पलटेगा, है ना, पलटेगा। पहला सही। अंदर की पहिया पर उल्टेगा नहीं, बाहर की पहिया पर उल्टेगा, अंदर की पहिया पर नहीं उल्टेगा, ये गलती। तीसरा बोल रहा है ये कि बाहर की तरफ फिसलेगा। किसके तरफ? ये जो है कि अपने तरफ जो है कि आपको ये बाहर भी की सही तरफ जो है। है कि आपको फिसलेगा। तो मतलब कि ये आएगा तो ये किसके तरफ? बाहर की तरफ फिसलेगा। बिल्कुल सही है, तो ये भी सही हो गया। अंदर की तरफ फिसलेगा नहीं, अंदर की तरफ नहीं जाएगा। ये कब जाएगा? जब भी जाएगा तो ये बाहर की तरफ जो है कि आपको जाने वाला है। 1 और 3 इसका राइट आंसर जो है कि आपको होगा। 25 नंबर सवाल, त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या है? b इक्वल टू ए इक्वल टू बी माइनस यू बाई बी माइनस यू बाई जो है कि आपको क्या होता है? बी माइनस यू बाई टी जो है कि आपको होता है ना, टी होता है। दूसरा है कि आपको क्या बोल रहा है? अब जो है कि आपको गुरुत्व के अधीन गति, इसमें जो है कि ग्रह गति नियम को जो है कि आपको देखना है, ग्रह गति नियम को। सर घटना चक्र में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों दिया हुआ है। सब दिया है, घटना चक्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों का तीनों जो है कि आपको दिया है ना, तीनों का तीनों जो है कि आपको दिया हुआ है घटना चक्र में। देखिए, ग्रह गति के बारे में हम आपको थोड़ा पहले बता देते हैं, क्वेश्चन आंसर तो इसका कल ही हो पाएगा, थ्योरी हम आपको बता देते हैं। देखिए, ग्रह गति नियम का जो है कि आपको 3 गो सिद्धांत है। पहला जो सिद्धांत है वो सिद्धांत का नाम पे चर्चा करेंगे। पहला क्या सिद्धांत है, जरा इसको समझिएगा। कक्षाओं का नियम है। पहला है क्या है? कक्षाओं का नियम है, ठीक है। पहला कक्षाओं का नियम है, यहां लिख देते हैं, कक्षाओं का नियम। पहला कक्षा का नियम है। कक्षा कहने का मतलब है कि अगर ये ग्रह जो होता है एक दीर्घ वृत्ताकार जो है कि पथ पर क्या करता है? परिक्रमा करता है ना। और इसके फोकस में, सेंटर में क्या होते हैं? इसके फोकस में, ग्रह के फोकस में सन होते हैं, सूरज होता है। क्या होता है? सूरज होता है। इसको बना देते हैं सूरज, है ना, ये सूरज होता है। पहला क्या बोलता है कक्षा का नियम जो है कि जरा सुनिएगा। पहला कक्षा का नियम क्या बोलता है कि प्रत्येक ग्रह
सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पे जो है कि कक्षाओं में गति करते हैं। एक देखिएगा, ये बड़का सा एक वृत्त लिए हैं और ये दीर्घ वृत्ताकार है। एक होता है वृत्त, ये छोटा वाला हो गया, ये दीर्घ वृत्ताकार मतलब ये चपटा वाला वृत्त जो है कि आपको हो गया, इसी को क्या कहें, दीर्घ वृत्ताकार कहें, है ना। परवलयाकार भी इसको कहते हैं। ये वृत्ताकार पथ पे क्या कर रहा है, ये जो है कि चक्कर काट रहा है, ठीक है, चक्कर काट रहा है। और सूर्य के चारों ओर क्या करता है, एक जो है कि अपना फोकस दूरी पर जो है कि आपको स्थित रहता है। सूर्य अपना एक फोकस पर स्थित है, सूर्य कभी नहीं हिलता है, सूर्य अपने जगह है। और ग्रह जो है कि आपको क्या कर रहा है, ग्रह इसका जो है कि आपको क्या कर रहा है, चक्कर जो है कि आपको काटता है। कौन, यही आपको कक्षा का नियम बोलता है। पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम की बात करते हैं। दूसरा जो नियम है इसका, ये क्षेत्रफल जो है कि आपको, क्षेत्रफलीय वेग का नियम है। क्षेत्रफलीय वेग का नियम, वेग का नियम, ये क्या बोलता है जरा समझिएगा। क्षेत्रफलीय वेग का नियम, किसी भी ग्रह सूर्य से मिलने वाली रेखा के समान जो है कि आपको समय अंतराल पर समान क्षेत्रफल जो है कि आपको तय करती है। मतलब कहने का मतलब है कि सूर्य से, पहले डिफिनीशन को समझिएगा, कोई भी ग्रह अगर होगा, वह कोई भी ग्रह सूर्य से मिलाने वाली रेखा के समान, मतलब हम आपको अभी बता देते हैं, जरा इसको एक बार इरेज करने दीजिए। मतलब ये ग्रह मान लेते हैं कि यहाँ पे वो ग्रह, ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रह है, इस सन है, इस सन, ठीक है, सूरज। कहने का मतलब है कि ये ग्रह जो है, ये यहाँ से जो अपना एंगल बनाएगा, यहाँ से जो अपना एंगल बनाएगा, क्षेत्रफल जो बनाएगा, है ना, ये क्षेत्रफल जो बनाएगा, ये जो स्थान घेरेगा, ये स्थान जो घेर रहा है, इतना ही स्थान जो है कि आपको इधर भी घेरेगा। यही बात जो है कि आपको बताया गया है कि ये स्थान इसके बराबर जो है कि आपको होने वाला है। एक बार और सुनिएगा, क्षेत्रफलीय वेग का नियम क्या कहता है कि किसी भी ग्रह के सूर्य से मिलाने वाली समान रेखा, सूर्य से मिलाने वाली कैसी रेखा, सूर्य से मिलाने वाली जो है कि आपको समान रेखा। ये देखिएगा, सूर्य से मिलाने ग्रह है, आई ग्रह का सूर्य से मिलाने वाली एक समान रेखा है, दो समान रेखा खींच दिए हैं। समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। समय अंतराल में इधर में भी क्या करती है, समान क्षेत्रफल जो है कि आपको क्या करती है, तय करती है। यही जो है कि आपको क्षेत्रफल वेग का नियम जो है कि आपको कहा जाता है केपलर से संबंधित दूसरा नियम। और केपलर का तीसरा नियम क्या बोलता है, केपलर का तीसरा नियम बोलता है कि परिक्रमण कालीन नियम है। लॉ ऑफ जो है कि आपको क्या है, पीरियड से मतलब घूमने का नियम। परिक्रमण कालीन कितना समय में परिक्रमण कर लेगा। किसी भी ग्रह के परिक्रमण का वर्ग उसके दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घवृत्ता अक्ष के घन के जो है कि आपको समानुपाती होता है। और इसी को क्या कहते हैं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आर क्यू के बराबर होता है। किसका होता है, आर क्यू के जो है कि आपको बराबर होता है। तो ये जो तीसरा इक्वेशन जो देखें, ये किसके नियम का, ये ग्रह गति के तीसरे नियम से जो है कि हमको ये प्राप्त होता है। कौन सा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू जो है कि आपको प्राप्त होता है। आइए यही सब चीज जो है कि यहाँ, हाँ क्या, टी क्या है, टी की बात करते हैं। ये टी जो है ना, ये टी जो है कि आपको समय हो गया, क्या हो गया, समय हो गया। और ये जो हो गया आर क्या हो गया, रेडियस हो गया, वृत्त का रेडियस हो गया, ठीक है। सर एक चीज बताइए, बोलिए। सर परवलयाकार है, ये है ना, वृत्ताकार नहीं है ना, पूरा सेंटर बना हुआ है। तो सर कभी होता है कि ज्यादा दूरी हो जाती है ग्रह की, कभी नजदीक हो जाता है ना सर, पृथ्वी का भी अच्छा, तो ग्रह ऐसे का ही नजदीक होता है। नहीं, अच्छा देखिए तो कैसे यहाँ नहीं होगा, देखिए जरा, अब आपको बताते हैं। अभी तो आपको दूर दिख रहा है ग्रह, अभी अगर देखिएगा तो ये सन से दूरी है कि नहीं है, सन से दूरी है कि नहीं, हमको ये बताइए। ये बड़ा वाला जो आपको सन है, इससे दूरी पर है, स्थित है कि नहीं है, इसको बनाते हैं। अब बताइएगा कि ये अगर मान लेते हैं यहाँ पे ग्रह हो गया, ये ग्रह संख्या ए हो गया, है ना। अब बताइए सन से तो काफी दूर हो गया हुआ, लेकिन ये अपना पथ पे चक्कर काटते काटते कभी ना कभी तो यहाँ पहुंचेगा ना। तो यहाँ तो सन से पास हो गया, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ तो और पास हो जाएगा। तो ये जो है कि आपको चलता रहता है। सूर्य एक
दूरी तो बदल ही गया। दूरी दीर्घ बदल गया। हाँ, तो दूरी तो बदल ही जाता है, इसमें दिक्कत कौन सी बात हो गई? दूरी तो आपको चेंज होता ही रहता है। सर एक थोड़ा देर पहले बोल वृत्ताकार, रहे थे सूर्य से हमेशा समान दूरी पे होगा, ऐसा अच्छा वो बोले। दूसरा नियम बोल रहा है, वो दूसरा नियम जो है कि आपको बोल रहा है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली समान रेखा समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। मतलब कि जो यहाँ का रेखा जो मिलाएगी वो उतना ही इधर भी जो है कि आपको तय करेगी, ये जो है कि आपको क्षेत्रफल को तय करेगी। ये बात वो बोल रहा था, जितना इधर का क्षेत्रफल तय कर रहा है उतना इसके पीछे का इधर का भी क्षेत्रफल जो है कि आपको तय करेगा। ये बात जो है कि आपको बोला जा रहा था, है ना। और आइए जो बचा हुआ बात है इसमें लिखा होगा, इससे जो है कि आपको समझा तो देते हैं। तब तो ये गलत हो गया ना सर, क्योंकि परवलयाकार तो डायरेक्ट है नहीं सर्किल, पूरा वो अंडाकार जैसा होगा। हाँ तो अंडेकार तो है, तो उसी को ना कहा गया परवलयाकार, है ना। अंडेकार टाइप का तो हाँ वह तो करे सर, सोलर सिस्टम। तो वो तो बदलता रहता है, ये दूसरा जो आप बताए नियम जो है। अरे उसका पथ ना आपको बदलते रहता है, कि ग्रह का स्थिति ना बदलते रहता है। कभी ग्रह जो है कि आपको डायरेक्शन उसका कभी दूरी पर होता है, कभी नजदीक पर होता है ना। नहीं देखते हैं कि ये ग्रह इस वाले में प्रवेश कर गया है, ये ग्रह इसमें प्रवेश कर गया है, सुनते नहीं ये है। नहीं होता। देखिए देखिए ये आपको कहाँ होता दिखाते है हैं। सर, सब अपने आप मतलब जो भी निर्धारित है कक्षा उसी में चक्कर लगाते हैं ना सर, तभी तो वो ग्रह है। देख रहे हैं, ये फोटो दिख रहा जी होगा। जी। ये फोटो कहने का मतलब है कि ग्रह जो है कि सूर्य से पास का जो है कि आपको ये क्या है, राउंड सर्कल है, जिसमें हर एक जो है कि ग्रह अपना अपना क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसा स्थिति आएगा कि ये सूर्य से दूर भी जाता होगा, सूर्य से कभी ना कभी तो आपको दूर भी जाता होगा। ऐसा थोड़ी ना इस कि सूर्य फोटो के को पास थोड़ा ही जो सा है कि जूम आपको कीजिए हमेशा। ना। जी इस फोटो को और जूम कितना करें, ये लीजिए। अब ये देखिए, ये अंडाकार शेप में जो है कि आपको गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जी। अंडाकार शेप में आपको गति कर रहा है, कहीं ना कहीं ये सूर्य के बहुत पास भी जाता होगा, और सूर्य से दूर स्थित भी जो है कि आपको है, क्या है कि अंडाकार पथ में क्या कर रहा है, अपना ट्रेवल को जो है कि आपको कर रहा है। इसीलिए जो है कि आपका इसका डायरेक्शन जो है कि बदलते रहता है ना, बदलते जो है कि आपको रहेगा। आपका क्या डाउट है, अब अपना डाउट बताइए, आप फिर तब बताते हैं। सूर्य से दूरी भी बदलता है ना सर, डायरेक्शन तो बदल ही रहा है, सूर्य से दूरी भी घटता बढ़ता रहता है, लेकिन सर दूसरा जो आप बता रहे थे नियम, उसके बारे में हम बोल रहे हैं सर। दूसरा नियम क्या बताए दूसरा थे आप? नियम ये बोल रहा है, क्योंकि दूसरा नियम हम आपको बता देते हैं, फ्रेश करके बताते हैं। दूसरा नियम ये बोल रहा है कि क्षेत्रफलीय वेग का नियम, एरिया ऑफ लॉ ऑफ एरिया वेलोसिटी, इसका जो वेग का नियम है, वो वेग का नियम क्या बोलता है। ये वेग का नियम किससे संबंधित है, ग्रह गति के नियम से संबंधित है। दूसरा नियम ये केपलर के अनुसार है, ठीक है। ये क्षेत्रफलीय वेग का नियम बोलता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा। अब जो ये कोई ग्रह है, मान लेते हैं यही ग्रह है। अब इसमें तो लिखेंगे भी कैसे, यहाँ तो लिखने का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसमें तो लिखने का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा दूसरे फोल्डर में। यहाँ तो लिखे हुए नहीं कर सकते। कॉपी इमेज डाउनलोड करके देखते हैं, सेव एज। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन। दिख रहा है सर। तो ई वाला में एडिट करने का ऑप्शन आएगा दिख रहा है कहाँ, लेकिन इसमें नहीं ना आएगा, इसमें एडिट सर, नहीं कर एडिट नहीं, सकते हैं। कॉपी कर दीजिए। फिर कॉपी करके कहाँ पेस्ट करेंगे उसको, फिर वहां लेके जाना पड़ेगा, साइड पे। वन मोड में लेके जाना पड़ेगा, वहां पे जो है कि आपको करना पड़ेगा। लीजिए कर ही देते हैं, पेस्ट इमेज। कॉपी नहीं तो मूव कर दीजिए सर इसमें। हमको लिखना है ना, लिखने के लिए तो हमको कुछ ना कुछ चाहिए ना, पेन का आवश्यकता होगा ना, नहीं तो ऐसे कैसे लिख सकते हैं। वो थोड़ी ना है कि स्मार्ट बोर्ड थोड़ी ना कि जहां मन हुआ वहीं से शुरू कर दिया लिखना, वैसा वाला हाल यहाँ थोड़ी ना। वहां तो है कि कहीं से शुरू कर देंगे उठा के, है ना। लीजिए ना, कर देते हैं। देखिए नया स्क्रीन साझा हुआ होगा, दिख रहा है। हाँ सर, जी ठीक है, सर। दिख रहा है।
ये क्या बोल रहा है जरा समझिएगा। ये जो दूसरा नियम जो बोल रहा है ये क्या बोल रहा है जरा समझिएगा। सर सूरज भी इतना ऊर्जा मान लेते हैं ये दूसरा नियम क्या बोला, पहले इसको समझ लीजिए, एगो एगो करके तब दोनों बात को रखेंगे, क्लियर कर लेंगे, ठीक ना, हड़बड़ी की बात नहीं है। लाइन भी सही से खिंचा जाए वो। कहने का मतलब है कि सन के द्वारा जो एंगल बना है ये ग्रह का, तो ये कोई ना कोई क्षेत्रफल तो घेरा होगा। क्या सन का जो है कि लाइट इस पे पड़ा होगा ना, तो इस इतना दूर का जो है कि आपको तो घेरा होगा ना क्षेत्रफल को, आमने सामने को, कि नहीं घेरा होगा। तो ये दूसरा हाँ, क्षेत्रफल को जो घेरा होगा दीर्घवृत्ताकार पथ पे, अगर ये घेरा होगा तो ये जो क्षेत्रफल घिरा है इसके पीछे वाले एरिया में भी जो है कि आपको क्या होगा, उतना क्षेत्रफल घेरा होगा। जैसे यहाँ देखिए एक वृत्ताकार ये पथ बनाते हैं, बना दिए, अब यहाँ पे बैठाते हैं सन को, बैठाते हैं सन को बैठाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बैठाते हैं किसी ग्रह को बैठाते हैं, सर पृथ्वी को ही ले लीजिए, किसी को मान लीजिए। अब यहाँ से जो आपका ये जो आपका पॉइंट से निकला हुआ क्षेत्रफल इसको, और ये पॉइंट से निकला हुआ क्षेत्रफल इसको, ये वाला जो एरिया जो आपका रोटेशन में घेर रहा है, क्षेत्रफल को घेर रहा है ना, ये क्षेत्रफल को घेर रहा है, ये कह रहा है कि इतना क्षेत्रफल प्रॉपर जब ये ट्रेवल करता है तो इतना जो है कि सन के द्वारा इधर भी जो है कि आपको ट्रेवल किया जाता है, और इसके बराबर होता है, मतलब किसके, इसका कहने का मतलब है कि इसके बराबर ये जो बड़ा वाला आकृति है इसके इक्वल होता है ये क्षेत्र, हाँ इसके इक्वल जो होता है ये पीछे वाला आकृति के बराबर। क्या समझ रहे थे? हम सर लंबाई समझ रहे थे। क्षेत्रफल बोल रहा है, यहाँ पे लंबा होने के साथ ये पतला है, यहाँ पे चौड़ा होने के साथ ये मोटा है, मतलब जो क्षेत्रफल इधर जो है कि घेर रहा है उतना क्षेत्रफल जो है कि इधर भी घेरेगा। यही बात जो है कि आपका क्षेत्रफलीय वेग का नियम में जो है कि आपको बता रहा है, बार बार यही चिल्ला रहा है कि क्षेत्रफलीय वेग का नियम, हाँ ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। सर एक तरफ तो ग्रह है लेकिन एक तरफ वो उसका अक्ष है ना, मतलब अक्ष नहीं बोलेंगे, अक्ष है तो वो उतना जितना ये इधर ट्रेवल करेगा ना, जितना एंगल के साथ ये बनाएगा उतना जो है कि सूरज के पीछे वाला इलाका में भी उतना जो है कि आपको ट्रेवल करके उतना एंगल जो है कि एक दूसरे के सामने सामने जो है कि आपको बनाने वाला है। और इसी के लिए ना बोला गया कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली समान रेखा, अभी देखिए सूर्य से मिलाने वाली समान रेखा, यहाँ से दो गो रेखा जो है कि आपको मिला है, किससे, सूरज से मिला है ना, समान रेखा आके मिल रहा है सूरज से। समान रेखा समय अंतराल में समान जो है कि क्षेत्रफल तय करती है, जो समय अंतराल इधर लगता है उसमें जो है कि इधर का भी जो है कि समान जो है कि क्षेत्रफल क्या करती है, समान क्षेत्रफल जो है कि आपको तय करती है। यही जो है कि आपका क्षेत्रफलीय जो है कि आपको वेग का नियम जो न्यूटन के ग्रह गति के जो है कि आपको दूसरे नियम से जो है कि आपको संबंधित होता है ना, दूसरे गति के नियम से जो है कि आपको संबंधित होता है। और तीसरा गति का क्या नियम है वो जरा समझ लीजिए, अब स्क्रीन खोले हैं तब इसको भी बता देते हैं। तीसरा गति का नियम जो है कि आपको बोल रहा है ये अंडाकार पथ है, ठीक है। अब इसका जो है कि व्यास की बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, व्यास हो जाएगा ना। अब ये कैपिटल आर कर दीजिए, हाँ बोलिए, आप बोलिए। सर सूरज के पास इतना ऊर्जा आता है कहाँ से? सूरज के पास इतना वो ऊर्जा आता है कहाँ से? हाइड्रोजन सूरज के पास इतना ऊर्जा कैसे आता है, ये आपका प्रश्न है। हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है तो वो जलता रहता है। चलिएगा सुनिएगा, सूरज के पास इतना ऊर्जा जो है कि आपको हाइड्रोजन के 4 नाभिक है ना, हाइड्रोजन हीलियम के 4 नाभिक जो है कि आपको किससे, हाइड्रोजन में जो है कि परिवर्तित होकर और जो है कि ऊर्जा के निर्माण जो है कि आपको करते हैं, जिससे ऊर्जा को हमको क्या होता है, ऊर्जा हमें प्राप्त होता है, सूरज को जो है कि ऊर्जा जो है कि आपको मिलता है ना। बोलिए बोलिए, रखिए बातों को।
कोई दिक्कत है तो हाइड्रोजन सर क्या है? क्या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन कहाँ से आता है इतना? अच्छा हाइड्रोजन, कहाँ से आता हाइड्रोजन तो है? पूरा ब्रह्मांड में पूरा हाइड्रोजन फैला हुआ है। कह रहे हैं कहाँ से आता है? पूरा ब्रह्मांड में हाइड्रोजन फैला हुआ है। वैसे पूछिएगा नाइट्रोजन कहाँ से आता है, वैसे तो ब्रह्मांड में बहुत सारा गैस है। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। अब वायुमंडल वही की बात तो, करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन कि है। मात्रा में पाया जाता है ना। वो तो पूरा ब्रह्मांड में फैला हुआ है, तो हमारे आपके से थोड़ी ना आ रहा है। वो तो ब्रह्मांड में, उसी से जो है कि लेकर ऊर्जा का निर्माण जो है कि कर ले रहा है ना। ऊर्जा का निर्माण जो है कि सूरज जो है कि आपको कर ले रहा है। 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का जो है कि आपको निर्माण कर लेता है ना। जिससे ऊर्जा की क्या प्राप्ति हो जाती है? ऊर्जा की प्राप्ति जो है कि हमें हो जाती है, ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है जी सर। पूरा ब्रह्मांड में जो है कि आपको फैला हुआ है गैसों का। ठीक है। ठीक ना? यस सर, संघनित होकर सर सभी क्या सर गैस कभी नष्ट बनेंगे। नहीं होता है क्या? क्या बोले? पूरा नष्ट कैसे होगा? इतना ज्यादा है संख्या में कभी कि नष्ट नष्ट नहीं कैसे होता है ये होगा? ऊर्जा बहुत ज्यादा बराबर में। संख्या में, तनी मनी संख्या में रहे तब ना। बहुत ज्यादा संख्या में अब बन ही रहा है जितना आपका, भी है तारा ना। है सब तो वही है ना।